ओके। जो टैप्टम है वो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो टैप्टम जो है उस टैप्टम को हम क्या बोलते हैं कि टैप्टम में नर्व सेल है, क्योंकि क्या डेवलप करती है, न्यूट्रिशन डेवलप करती है, सिंथेसाइज करती है और किसको दे देती है, सारा न्यूट्रिशन स्पोरोजेनस टिश्यू को दे देती है। अब जो टैप्टम है उसकी सेल की कुछ स्पेशलिटी है कि ये जो सेल होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, दैट इज वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। ऑल्सो ये जो सेल है ये एक न्यूक्लियस कंटेन नहीं करती है, दिस सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये हमारी टैप्टम सेल का नेक्स्ट फीचर है। थर्ड फीचर क्या है टैप्टम सेल का, कि इट इज अ पॉलीप्लॉइडी इन नेचर। अब पॉलीप्लॉइडी इन नेचर जो फीचर है ये टैप्टम सेल में आता है ड्यूरिंग द मेच्योरिटी। पहली बात, ये जो फीचर आएगा वो कहाँ पर आएगा, ड्यूरिंग मेच्योरिटी ये फीचर आएगा। इनिशियली अगर हम बात करें, कि जो हमारी टैप्टम सेल है वो किस नेचर की होती है, दैट इज डिप्लॉयड। पर जैसे ही मैच्योरिटी आती है इसका जो नेचर होता है टेट्राप्लॉइड, इससे भी ज्यादा, 6 मतलब ये प्लॉइडी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती। तो टेप्टम सेल की तीन मेन फीचर है कि इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये हमारी जो सेल है वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी इन नेचर है। तो आपसे नीट में पूछे कि टेप्टम सेल की प्लॉइडी क्या है, तो बेसिकली वहां पर प्लॉइडी आपको क्या लिखनी है, दैट इज डिप्लॉयड आई एट मेच्योरिटी। वैसे तो आई थिंक क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी अगर पूछे तो दैट इज पॉलीप्लॉइडी इन नेचर, वो डिप्लॉयड नहीं होती। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ द टैप्टम। टैप्टम के फंक्शंस क्या है, अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ टैप्टम, टैप्टम के फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन की हम बात करें, टैप्टम का फंक्शन क्या है कि न्यूट्रिटिव इन नेचर, इट गिव्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको देती है, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, या आप बोल सकते हो टू स्पोरोजिनस टिश्यू। किसको न्यूट्रिशन देती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देती है। नेक्स्ट, इकलौती ऐसी सेल है दैट सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करती है, दैट सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती है भाई, ये एंजाइम्स, एंजाइम सिक्रीट करती है, एंड एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ऐसी सेल है जो क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। आप देखोगे कि टैप्टम ही वो सेल है कि जो हमारे मेल गैमेट की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन दे रही है, साथ के साथ एक एंजाइम कैलेज रिलीज करेगी आगे जाकर, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो हमारे पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो टैप्टम सेल है, दिस सेल कंटेन यूबिश बॉडीज, क्या प्रेजेंट है इसके पास, यूबिश बॉडीज प्रेजेंट है। ये यूबिश बॉडी का क्या रोल है, क्वेश्चन आ चुका है ये नीट में, यूबिश बॉडी का क्या रोल है, these are those structures that develop in the टेप्टम। टेप्टम के अंदर, मान लो ये टेप्टम की सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यूबिश बॉडीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, यूबिश बॉडीज प्रेजेंट है। यूबिश बॉडीज प्रेजेंट है। ये जो यूबिश बॉडीज है, ये जो यूबिश बॉडीज होती है, इन यूबिश बॉडीज का क्या फंक्शन है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, या आप जान लो कि ये हमारी पॉलन ग्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाइम, उस एग्जाइम को बनाने में किसका रोल है, यूबिश बॉडीज का रोल है। इट मीन्स दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट रिलीज स्पोरोपोलिनिन, जो क्या रिलीज करती है, स्पोरोपोलिनिन रिलीज करती है। और इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से क्या फॉर्म होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पोलन ग्रेन बनती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, उसके बाद इन इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के अंदर जो हमारी टेप्टम है, ये टेप्टम क्या रिलीज करती है, इट रिलीजेज अ केमिकल कॉल्ड पोलन किट। ये कैसा केमिकल है, ये एक येलोइश कलर केमिकल है, येलोइश कलर है, क्या करता है, येलोइश कलर है, स्टिकी है। अगर ये पॉलन ग्रेन के ऊपर, मान लो इसका कैसे रोल होता है कि ये हमारी पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये पॉलन किट लगा दिया, दिस इज पॉलन किट। अब ये स्टिकी है, तो कोई भी इंसेक्ट आएगा, ये इंसेक्ट आया, इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन गिर गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन चिपक जाएगी, विल अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द इंसेक्ट, जिस वजह से ये जो इंसेक्ट है वो फाइनली क्या कर सकता है, इस पोलन ग्रेन को इजिली ट्रेवल करवा सकता है, या टुवार्ड्स द फीमेल गैमेट इसको क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। तो पोलन किट का बहुत बड़ा रोल है इन द इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। दैट पोलन किट केमिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय, या आप बोल सकते हो इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसने प्रोड्यूस किया है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेप्टम। तो आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर है ऑल द फोर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, कि माइक्रोस्पोरेंजियम की चारों मेम्ब्रेन्स का क्या रोल है। अब एनसीईआरटी में इन्हीं लाइंस को देखते हैं हम कैसे लिखा हुआ है।
लास्ट हमने एनसीईआरटी का जो रीड किया था वो क्या था कि जो एंड्रोइशियम है, what is this? The androecium and the gynoecium differentiate and develop. You collect that androecium consists of whorls of stamens. Androecium क्या contain करता है? एक whorls of stamen contain करता है. Representing the male reproductive organ. किसको represent करता है? Male reproductive organ को represent करता है. And gynoecium represents the female reproductive organ. Gynoecium किसको represent करती है? Female reproductive organ को represent करती है. यहीं पर हम देखें कि एक stamen है. What is this stamen? Contains a long slender stalk. हमने बात की थी, ये long slender stalk contain करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. एंड द टर्मिनल जनरली स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं? बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं. हमने पढ़ा था ये बाइलोब स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंथर. called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus. ये हम पढ़ चुके हैं कि जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है, दिस इज प्रोक्सिमल एंड, ये किससे अटैच है? थैलेमस से अटैच है. द पेटल ऑफ द फ्लावर, और अगर हम बात करें या तो ये थैलेमस से अटैच है. हम अब आपसे पूछा जाए विच एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैचेस टू द पेटल ऑफ द फ्लावर. पहली बात, ऐसी कंडीशन बताओ जिस कंडीशन में हमारा जो स्टेमन है वो स्टेमन की जो फिलामेंट या जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच होता है. इस कंडीशन को आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इट इज कॉल्ड एपिपेटलस कंडीशन. इसको हम क्या बोलते हैं? एपिपेटलस. स्टेम, अगर हमारा स्टेमन जो है वो स्टेमन किससे अटैच हो? पेरियंथ से अटैच हो. व्हाट इज पेरियंथ? पेरियंथ इज अ combination of या combined term used for sepal plus petal, जहां पर सेपल और पेटल्स एक दूसरे से क्या हो? फ्यूज भी हो सकते हैं या हमें लगे फ्यूज नहीं है. ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि ये एक सिंगल यूनिट की तरह प्रेजेंट. वहीं पर पेरियंथ को हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज होता है जहां पर सेपल और पेटल में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो. इट इज कॉल्ड टेपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेपल? जहां पर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेपल एंड पेटल्स, जहां पर हम सेपल और पेटल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो पेरियंथ इज लाइक, जैसे मान लो कि ये पेरियंथ है, ये हमने पेटल्स बना दी और इसके बाहर ये सेपल, पर दोनों एक यूनिट है. अगर आप इसको हाथ में लेकर देखोगे तो ये आपको एक सिंगल यूनिट ही दिखेगी. पर टेपल क्या है? टेपल इज ये ही आपकी पेटल है और ये ही आपकी सेपल है, दोनों सेम. आपको डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा और ये सिंगल यूनिट में आपको दिखाई देगी. सो सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज, इनको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पेरियंथ एंड द टेपल. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर आपकी ये आपकी क्या बनी हुई है? इट इज सेपल, इट इज नॉट थैलेमस. ये सेपल है और इसके ऊपर ही आपको क्या यहाँ पर ऊपर आपकी क्या लगी हुई है? पेटल लगी हुई, और दोनों सेम है, एक यूनिट है. आपको लगेगा ही नहीं कि ये दोनों सेपरेट है. तो यहाँ नीचे आपकी ग्रीन कलर की क्या है? दैट इज सेपल, और ऊपर आपकी पिंक कलर की क्या लगी हुई है? पेटल लगी हुई है. तो दिस इज पेरियंथ. पर ये अगर ये पूरी स्ट्रक्चर ही सेम है, मतलब आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो कहाँ पर पेटल है और कहाँ पर सेपल है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? दैट इज वर्ड यूज टेपल. अब मैम आप इतना क्यों बता रहे हो? तो सबसे पहले जब ये सिचुएशंस आती हैं, इस सिचुएशन में जहां पर स्टेमन, हमारा स्टेमन या तो पेरियंथ से क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए, या फिर टेपल से कनेक्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन के लिए हम यूज क्या करते हैं? एपीफाइलस कंडीशन. क्या बोलते हैं उसको? एपीफाइलस कंडीशन. तो एपीफाइलस कंडीशन में अगर हम बात करें, एक स्टेमन है, वो स्टेमन पेरियंथ से किस एंड से अटैच होता है, या फिलामेंट का कौन सा एंड जो हमारी पेरियंथ से अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पर भी हम क्या लिखेंगे? प्रॉक्सिमल एंड. वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? वहां पर भी हम यूज करेंगे कि दैट इज ऑल्सो ए प्रॉक्सिमल एंड. वो भी प्रॉक्सिमल एंड है. ओके, बैक टू द स्टेटमेंट. तो यहाँ पर देखो उन्होंने बताया गया कि टेपल ऑफ द फ्लावर से भी फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है? अटैच होता है. द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. बिल्कुल, हमने किया था कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज को कैरी आउट करोगे तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेमन है वो क्या रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे. इफ यू आर कलेक्टिंग द स्टेमन ऑफ ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, 10 फ्लावर आपने कलेक्ट किए, पर एक कंडीशन है वो डिफरेंट स्पीशीज की होनी चाहिए. मैंने बार बार बोला था स्टेटमेंट कि एक रोज फ्लावर ले लिया और दूसरा भी रोज फ्लावर ले लिया और कह रहे हो मैडम ये स्टेमन्स अलग होते हैं. नो, सिचुएशन क्या होनी चाहिए? स्पीशीज डिफरेंट
डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों स्पीशीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, स्टेमन्स की आपकी अरेंजमेंट और स्टेमन्स की लेंथ में आपको क्या मिलेगा, बहुत मेजर चेंज दिखाई देगा। तो नेक्स्ट है अरेंज देम ऑन अ स्लाइड एंड यू विल एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन द नेचर। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope, making neat diagram, वहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है टिपिकल एंजियोस्पर्म। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोग। हमने तीन सिचुएशन करी थी। एंथर हमारा बाइलोग्ड होता है, डाइथिकस होता है, ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। आ गई ना, हमने बोला था एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है दैट सेपरेटिंग द थीका, उस थीका को सेपरेट करता है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम को सेपरेट नहीं करता है। तो यहाँ पर रोग नहीं होना है। एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव एक थीका के अंदर प्रेजेंट है, तो वो थीका को ही क्या करता है, सेपरेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसफर सेक्शन। जहां पर हमने किया कि एंथर बाइलोब्ड है, एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन। एक ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत क्लियरली दिखाई देती है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, क्लियरली विजिबल, ये क्लियरली सेपरेशन दिखाई देता है, क्लियरली विजिबल इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है ये, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है यहाँ पर, चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया है और दो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, और टू इन ईच लोब, एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। ये डेवलप होकर आगे क्या बन जाते हैं, दे विल डेवलप एंड बिकम द पोलन सैक। तो यहाँ पर दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, जो ये पोलन सैक है, ये पोलन सैक ऐसे बकेट की तरह है, लॉन्गिट्यूडनली क्या है, बिल्कुल पैक्ड करता है किसको, लॉन्गिट्यूडनली पैक्ड द पोलन ग्रेन को। तो यहाँ पर मैंने पोलन सैक के लिए भी एक आपको पॉइंट बताया था कि अगर हम बात करें एक यंग एंथर है, तो यंग एंथर के अंदर जो आपके पोलन सैक है वो कितने पोलन सैक होंगे, चार पोलन सैक होंगे। इन विच कंडीशन, इन बाइलोब्ड कंडीशन। वहीं पर अगर हम एक मैच्योर एंथर की बात करें, वहां पर कितने पोलन सैक होंगे, वहां पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू पोलन सैक। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट। आई थिंक आपको क्लियर है कि हमारी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर्स है वो क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, चार लेयर होती है। सबसे आउटर क्या है, एपिडर्मिस, इनर, उससे इनर क्या है, एंडोथीशियम, उससे इनर क्या है, मिडल लेयर। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों लेयर में से दीज थ्री लेयर्स कौन कौन सी, द एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस, next layer is endothelium, the epidermis, endothelium and middle layer. Epidermis, endothelium and middle layers all are helping, all are protective in nature. All are, पहला एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा है, all are protective in nature and help in dehiscence of anther, help in dehiscence of anther। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dehiscence of anther। ये तीनों लेयर प्रोटेक्टिव है और तीनों ही लेयर एक एंथर की ब्रेकिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तीनों लेयर प्रोटेक्टिव है, तीनों लेयर एंथर की ब्रेकिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर है कि ऑल थ्री लेयर्स आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, जिसमें एक लेयर तो डीजनरेट होकर हेल्प करती है और दो लेयर उसकी ब्रेकिंग यूनिट बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब मिडल लेयर ऐसे टूट नहीं रही है, मिडल लेयर डीजनरेट होकर ही एंथर का बहुत बड़ा फायदा कर रही है, क्योंकि दिस लेयर इज थिक लेयर, क्योंकि यहाँ पर 2 to 3 लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के द्वारा लिखा जाता है कि इट इज प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। और एक्चुअल डाइसेंस के दौरान टूट कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। टूट कौन सी लेयर है हमारी, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। और मिडल लेयर क्या है, वो टूट कर हेल्प नहीं कर रही है डाइसेंस में, वो डीजनरेट होकर क्या कर रही है, डाइसेंस में हेल्प कर रही है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जहां पर क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। माइक्रोस्पोरेंजियम की हम लेयर्स पढ़ चुके हैं। अब क्या ये लेयर्स के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में हमने एक लाइन पढ़ी थी, एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ देखो
A group of homogeneous cells called sporogenous tissue present at its center. उसके सेंटर में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, और यही वो स्पोरोजिनस टिश्यू है इन विच द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विल अकर। अगर हम बात करें साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, क्या इसमें अलग अलग तरह की दिखने वाली सेल है? नो, ऑल सेल्स इन द स्पोरोजिनस टिश्यू आर होमोजेनस इन नेचर। सारी की सारी सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू में, वो कैसे नेचर की है, होमोजेनस नेचर की है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें सारी की सारी सेल होमोजेनस है। यहाँ पर क्या कंडक्ट होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंडक्ट होती है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करिए, हम बताएं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है, द प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द पोलर मदर सेल, द पीएमसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पीएमसी, द पोलर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस करेगी एंड प्रोड्यूस फोर माइक्रोस्पोर या फोर टेट्राड या फोर माइक्रोस्पोर्स अटैच्ड इन ए टेट्राड फॉर्म, प्रोड्यूस फोर माइक्रोस्पोर्स attached in tetrad formation तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, वेरी इजी। सबको पता है कि मियोसिस जहां पर प्रोसेस हो रही है, वहां पर एक सेल से कितनी सेल फॉर्म्ड होती है, जहां पर भी मियोसिस है तो वहां पर मदर सेल से कितनी सेल फॉर्म्ड होगी, मदर सेल विल गिव राइज टू फोर सेल। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस स्पोरोजिनस टिश्यू में कैसे कंडक्ट हो रही है, हाउ दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंडक्ट इन दिस स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर हम बात करें, एक बार हम माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज वन माइक्रोस्पोर, ये क्या है, पूरा एक माइक्रोस्पोर है। ये राउंडेड है किससे, दो थीका से। तो ये जो पूरा माइक्रोस्पोर है, इस पूरे माइक्रोस्पोर के यहाँ सेंटर में बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू फील्ड है। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में अगर मैं यहाँ पर एक सेल बना, देखो ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू में मैंने यहाँ पर एक सेल बना दी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ, एक और सेल बना लेते हैं, मैंने यहाँ पर 3 सेल बना दी, ओके। अगर मैं कहूँ ये तीनों सेल, ऑल थ्री सेल इज सराउंडेड बाय ऑल थ्री सेल इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलोज वॉल बोलते हैं। मतलब मदर सेल या बोल सकते हो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल सराउंडेड बाय अ केमिकल कॉल्ड कैलोज वॉल। एक कैलोस केमिकल से सारी जो मदर सेल है वो क्या होती है, सराउंडेड होती है। अब जो ये कैलोस वॉल से मदर सेल क्या है, सराउंडेड है, इनके अंदर क्या कंडक्ट होगी, नाउ द मियोसिस विल अकर एंड ईच सेल विल फॉर्म, हर एक सेल क्या बनाएगी, फोर फोर माइक्रोस्पोर बनाएगी, और वो माइक्रोस्पोर इस तरह से क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। 4 माइक्रोस्पोर बना दी। क्या मैम 4 माइक्रोस्पोर अब करना कवर्ड नहीं है, बिल्कुल कवर्ड है। हर एक माइक्रोस्पोर किससे कवर्ड है, कैलोज वॉल से कवर्ड है। इट मीन्स मदर सेल बनी, मदर सेल या बोल सकते हैं पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है ये, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में दिस इज कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू, और कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, विटामिन। दिस इज अ कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, ये कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब इस कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या है कि ये बहुत सारी सेल्स थी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर हर एक सेल क्या कह रही है, भाई हमें तो पोलन ग्रेन्स बनाने हैं, हमें तो मेल गैमेट्स बनाने। तो अगर यहाँ पर इस लोकेशन पर मैंने बोला कि यहाँ पर 10 सेल है, 10 के 10 सेल कह रही है कि भाई हमें तो क्या बनाना है, मेल गैमेट्स बनाने हैं। तो 10 की 10 सेल, 10 की 10 सेल अब क्या क्या कही जाएगी, दोज आर कॉल्ड पोलन मदर सेल। 10 की 10 सेल को हम क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल। पोलन मैंने आपको बताया था, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। तो 10 के 10 सेल किस तरह से एक्ट कर रही है, पोलन मदर सेल। अब ये 10 के 10 सेल पोलन मदर सेल बन रही है, मान लो यहाँ पर 10 सेल्स, हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू कितनी सेल से बना हुआ है, यहाँ पर 10 सेल से बना हुआ है, एग्जांपल लिया हमने।
तो 10 की 10 सेल क्या बन गई, पोलन मदर सेल। अब ये जो पोलन मदर सेल है, मैंने बोला कि ये सेल सराउंडेड होती है केमिकल से, जिसको हम बोलते हैं कैलोज लेयर। अब जो ये कैलोज लेयर है, इस कैलोज लेयर ये मेंटेन रहेगी जब तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। क्या मियोसिस कंप्लीट होने के बाद भी है ये, बिल्कुल मियोसिस कंप्लीट होने के बाद भी ये कैलोज लेयर क्या है, प्रेजेंट है। तो दिस मदर सेल, पोलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 सेल्स, और चारों की चारों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, अब हम इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। तो देखो ये कंडीशन क्या है, सेम डायग्राम हम दोबारा से बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें क्या करनी है, जितनी भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, हम क्या लिखेंगे, ऑल सेल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जितनी भी सेल्स है स्पोरोजिनस टिश्यू की, ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू विल बिकम पोलन मदर सेल। सारी की सारी सेल क्या बन गई, पोलन मदर सेल बन गई। तो ये मान लो ये सेंट्रल पोर्शन है माइक्रोस्पोरेंजियम का, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियम, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेनिंग, माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन किया हुआ है भाई इन्होंने। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं। अगर मैं कहूँ ये सेल्स जैसे ही पोलन मदर सेल बनी, these cells become pollen mother cells, these cell become pollen mother cell। तो यहाँ पर हर एक सेल लाइंड बाय, हर एक सेल लाइंड बाय कैलोस, कैलोस की एक लेयर सराउंड कर लेती है। तो दीज आर द पोलन मदर सेल, ये हमारी क्या है, पोलन मदर सेल है। दीज आर पोलन मदर सेल, ये हमारी पोलन मदर सेल है। और ये किससे सराउंडेड है, दीज आर सराउंडेड बाय द कैलोस लेयर, ये सराउंडेड है कैलोस लेयर से। अब ये जो हमारी है दैट विल अंडरगो, क्या करेगी, दैट विल अंडरगो मियोसिस। क्या मियोसिस, सभी की सभी, बिल्कुल जितनी भी सेल्स है स्पोरोजिनस टिश्यू में, ऑल सेल्स अंडरगो मियोसिस, सारी की सारी सेल्स क्या कंडक्ट करेगी, मियोसिस कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ वन सेल को बनाकर दिखा रहे हैं, ये एक सेल थी, ओनली वन सेल। यहाँ पर हमने क्या लिया, ओनली वन सेल को हमने जूम करके देखा। तो यहाँ पर वन सेल है और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स अ कैलोज लेयर, ये कैलोज लेयर हो गई। ये हमारी मदर सेल होगी, पोलन मदर सेल, दिस इज अ पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल मियोसिस करेगी, अंडरगो मियोसिस, मियोसिस की इन्होंने। तो मियोसिस करके यहाँ पर क्या, चार पोलन ग्रेन, या बोल सकते हो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। मैम 3 है, आपने 3 बनाए हैं, एक पीछे की तरफ है बेटा। अगर हम इसकी 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक माइक्रोस्पोर कहाँ है, पीछे की तरफ है, 1 2 3, और एक इसके क्या है, पीछे यहाँ पर प्रेजेंट। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राड। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या मैम अब हम इसको पोलन ग्रेन बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी ये पोलन ग्रेन नहीं है, ये सिर्फ एक मियोसिस का प्रोडक्ट है, जहां पर हमारी मियोसिस के दौरान एक पोलन मदर सेल ने क्या बना दी है, हमारी टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बना दी। सारे के सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड भी किसके थ्रू है, थ्रू द कैलोज लेयर। सारे के सारे, चारों के चारों, हमने ऊपर अभी डायग्राम बनाया था, चारों के चारों माइक्रोस्पोर बनने के बाद भी किससे कनेक्टेड है, दे कनेक्टेड थ्रू द कैलोज लेयर। तो ये हमारे 4 माइक्रोस्पोर हैं, चारों के चारों माइक्रोस्पोर किससे कनेक्टेड है, दे कनेक्टेड टू द कैलोज लेयर। नाउ द माइक्रोस्पोर, अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ द माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट, एक माइक्रोस्पोर का सफर क्या बनने में, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो उससे पहले हम अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर देखते हैं। अलग अलग स्पीशीज में माइक्रोस्पोर अलग अलग अरेंजमेंट से प्रेजेंट होते हैं बाय मेकिंग द टेट्रा। अगर हम बात करें इन द डाइकोट्स, अगर हम डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट्स के अंदर कैसी शेप होती है, टेट्राहेड्रल, अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल सिचुएशन। एक माइक्रोस्पोर यहाँ पर बैक साइड की तरफ है। नेक्स्ट मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के अंदर क्या होती है, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल क्या होती है, हमारी मोनोकोट्स में होती है।
Decussate are the some other structure present in some special plants. ये T shape हमारी structure है of the microspore and this is a linear shape of the arrangement of tetrad of the microspore. Okay. Now we see the development of the male gametophyte. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर क्या बनाना है हमें? पोलन ग्रेन बनाना है और ये पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? दे कंटेन द मेल गैमेट। अब ये हम कैसे बनाते हैं देखो, दिस कंडीशन या आप बोल सकते हो एक माइक्रोस्पोर है वो मियोसिस से बन गया है, तो मियोसिस से हमारा माइक्रोस्पोर बना, यहाँ पर ये मत लिख देना द पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म पोलन ग्रेन, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। द पोलन मदर सेल विल फॉर्म टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का बनना, पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होती है जो हमारे मेल गैमेट्स को कंडक्ट करती है या मेल गैमेट्स को कैरी करती है। अब ये जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की वो दो तरीके से, द इनर डेवलपमेंट, द आउटर डेवलपमेंट। इनर डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये जो पोलन, जैसे मान लो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड था, इस टेट्राड में सबसे पहले इनर डेवलपमेंट होगी। इनर डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? प्री पॉलिनेशन इवेंट्स। अगर मैं कहूँ कि ये माइक्रोस्पोर है, ये हमारे पोलन ग्रेन बन चुके हैं और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट प्रेजेंट। तो ये मेल गैमेट कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेट के पास। ये मेल गैमेट कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेट। ये जाने का सफर, ये जो कैरी ऑफ द मेल गैमेट टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट की जाने का सफर को हम पोलिनेशन कहते हैं। तो ये मेल गैमेट हमने प्रिपेयर किया, मतलब माइक्रोस्पोर से हमने पोलन ग्रेन बनाया। हमने क्या बनाया? माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, और पोलिनेशन से पहले हमने इसको बनाया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्री पॉलिनेशन इवेंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्री पॉलिनेशन इवेंट। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ये जो पोलन ग्रेन है ये अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करती है। कब करती है? पोलिनेशन होने के बाद, जब ये फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा तब करती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। जब हम माइक्रोस्पोर टेट्राड को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें अंदर वाली डेवलपमेंट को तो हमने पढ़ लिया, प्री पॉलिनेशन या पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ये टेट्राड में जब पोलन ग्रेन बन रही है, इस पोलन ग्रेन के बाहर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इसकी कवरिंग बना रहे हैं, प्रोटेक्शन वाली कवरिंग बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम प्री पॉलिनेशन इवेंट पढ़ रहे हैं। प्री पॉलिनेशन इवेंट देखो क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारी, हमने क्या बनाया? एक पोलन मदर सेल का, वन पोलन मदर सेल से चार जो हमारे टेट्राड बने हैं, हमने वो वाली कंडीशंस यहाँ पर क्या की है? ड्रॉ किए। हमने ये चार टेट्राड बनाए हैं जिसमें तीन टेट्राड आप देख रहे हो और एक एक जो माइक्रोस्पोर है वो कहाँ प्रेजेंट है? इसके बैक साइड में क्या है? प्रेजेंट है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल कंडीशन हम इनको बोलते हैं। दिट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। अब ये क्या है? दैट इज हमने यहाँ पर ये बनाया, ये हमारी एंडोथीशियम वॉल है, ये आपकी मिडल लेयर हो गई और यहाँ पर क्या है? ये टेप्टम प्रेजेंट। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री पॉलिनेशन इवेंट। सबसे पहले हम इनर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इनर डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये वाली जो सेल है, अगर हम इसका थोड़ा इसकी लेबल करें, ये हमने बाहर वाली स्ट्रक्चर बनाई है, इट इज कॉल्ड योर एपिडर्मिस। ये आपकी एपिडर्मिस है और यहाँ पर कहीं एंडोथीशियम प्रेजेंट होगी, इधर प्रेजेंट है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर कौन सी लेयर थी? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थर्ड लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेप्टम। अगर मैं कहूँ कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टेप्टम यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है, टेप्टम इसको न्यूट्रिशन दे रही है। अब साथ साथ में टेप्टम इसको न्यूट्रिशन दे रही है, तो ये न्यूट्रिशन देते देते जब हमारी माइक्रोस्पोर बन चुकी है, जब हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुका है, उस टेट्राड को अगर हम देखें तो वो एक कैलोस वॉल से क्या अटैच है? ये चार माइक्रोस्पोर बने थे, चारों के चारों किससे अटैच थे? कैलोस लेयर से अटैच थे। चारों के चारों किससे अटैच थे? कैलोस लेयर से अटैच थे। तो टेप्टम ने क्या रिलीज किया? टेप्टम ने रिलीज किया कैनेज एंजाइम। क्या हम लिखेंगे? द टेप्टम रिलीज, द टेप्टम रिलीज। सबसे पहले क्या रिलीज किया?
द टैप्टम रिलीज कैलेज एंजाइम ताकि हर एक माइक्रोस्पोर टू सेपरेट माइक्रोस्पोर फ्रॉम ईच अदर, टू सेपरेट माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऐसे भी बोल सकते हो। क्या सेपरेट करना है उसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड सेपरेट करना है। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि ये जो माइक्रोस्पोर है, अगर हम एक माइक्रोस्पोर को ऐसे थोड़ा वाइड व्यू में बना रहे हैं, हमने यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर ये ले लिया, ये वन माइक्रोस्पोर ले लिया हमने चारों में से। अब इसके अंदर डेवलपमेंट देखो जिसको हम बोलते हैं प्री पॉलिनेशन इवेंट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैक्यूल्स बनने लगे। इन वैक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से व्हाट आर दीज आर द वैक्यूल्स बनने हैं, दीज आर द वैक्यूल्स। इन वैक्यूल्स के बनने की वजह से जो सेल का न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाता है एक डायरेक्शन। तो सेकंड क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स की फॉर्मेशन की वजह से द न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर साइट, शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये भी लिख सकते हो, शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरी, आई थिंक कोने में अब तक समझ में आ गया होगा, 11th में बहुत बार वर्ड आया है पेरिफेरी। किसी कॉर्नर की तरफ ये क्या हो जाएगा, पुश कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, वैक्यूल्स के द्वारा। जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया है हमारा, एक न्यूक्लियस जो है वो कोने में पुश कर दिया गया है वैक्यूल्स के द्वारा, तो इसके अंदर क्या कंडक्ट होगी, नाउ व्हाट विल हैपन इन इट, इरेगुलर माइटोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेगुलर माइटोसिस। अगर हम बात करें कि एक माइटोसिस है क्या, कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, आपने पढ़ा है प्रोफेज आया, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बने, मतलब यहाँ पर सेंट्रियोल्स गए, फिर यहाँ स्पिंडल फाइबर्स बने, फिर ये जेनेटिक मटेरियल। पर अगर मैं यहाँ पर कहूँ, पहली बात तो प्लांट है, प्लांट की सेल है, देर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियो। अगर हम एक फीचर देखें कि प्लांट के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर क्या है, देर इज नो सेंट्रियोल, कोई भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होता, but there is a formation of spindle fiber, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जरूर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये कौन करता है, कैसे, वो हमने 11th में पढ़ा, हम यहाँ पर इतना डीपली पढ़ेंगे। ये पता आपको कि सेंट्रियोल्स नहीं होते और यहाँ पर क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपकी माइक्रोस्पोर है, इरेगुलर माइटोसिस होने वाली है इसके अंदर। तो यहाँ इरेगुलर माइटोसिस का मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर्स दो कॉर्नर से स्टार्ट होकर नहीं बने, ऐसे नहीं बने स्पिंडल फाइबर्स। एक जगह पर न्यूक्लियस आ गया तो स्पिंडल फाइबर्स उसके चारों तरफ ही बनेंगे। तो एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या बने हैं, स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, इसलिए हमने क्या बोला है इसको, इरेगुलर माइटोसिस बोला है। अगर मान लो यहाँ पर 10 क्रोमोसोम है तो 5 क्रोमोसोम एक सेल के पास जाएंगे, 5 एक सेल के पास जाएंगे। अगर डिप्लॉयड कंटेंट 10 है, डिप्लॉयड कंटेंट 10 है, तो एक 10 में से हमारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो। तो इरेगुलर का ये मतलब नहीं है कि 10 में से 6 इसके पास गए, 4 इसके पास गए, नो। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, इरेगुलर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इरेगुलर माइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आई थिंक इतना क्लियर हो गया, इरेगुलर स्पिंडल फाइबर बने। इरेगुलर स्पिंडल फाइबर बनने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस क्या होता है, स्मॉल होता है, और दूसरा न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है। तो क्या यहाँ पर कंडीशन बोली एनसीईआरटी ने कि जैसे इरेगुलर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुए तो सेपरेशन क्रोमोसोम का बिल्कुल सही हुआ है, पर एक न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो इस तरह से बना है कि वहां पर एक तो लार्ज न्यूक्लियस बन जाता है और एक क्या बन जाता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस बन जाता है। तो इस ये जो लार्ज न्यूक्लियस उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ लॉन्ग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, हम क्या बोलते हैं, इट इज अ लॉन्ग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और ऐसे लार्ज न्यूक्लियस को हम पोलन ग्रेन बनने के सफर में क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। सच लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। और जो दूसरा न्यूक्लियस है, दूसरा जो न्यूक्लियस है जिसको हम स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल प्रेजेंट नियर द वॉल, एक छोटा सा न्यूक्लियस नियर द वॉल अरेंज हो जाता है, उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होगी, माइटोसिस में आई थिंक न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, इसको हम क्या बोलते थे, कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सच प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद व्हाट विल हैपन, सच प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जो ये कैरियो तो ये कैरियोकाइनेसिस, तो
कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या देखा गया, देयर इज अ ऑफ इररेगुलर साइटोकाइनेसिस आल्सो। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुई, जैसे कैरियोकाइनेसिस हुई तो यहाँ पर इररेगुलर साइटोप्लाज्म मतलब इक्वल वे में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। द ट्यूब न्यूक्लियस कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जनरेटिव सेल के पास क्या रह गया, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। So in this way there is a formation of two cells. One is called vegetative cell and another is called generative cell. तो यहाँ पर माइटोसिस के बाद अगर हम बात करें कि जो माइटोसिस का जो इवेंट है साइटोकाइनेसिस, वो भी क्या हुआ है, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस यहाँ पर कंडक्ट हुई है। अब इरेगुलर साइटोकाइनेसिस में अगर हम बात करें कि एक माइटोसिस जो हमारी एक माइक्रोस्पोर के अंदर हुई है, ये जो माइक्रोस्पोर बना इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद इसके अंदर क्या बन गया है, दो सेल बन गई है। इन टू सेल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ दो सेल बन गई है, दिस टू सेल को हम क्या बोलते हैं, टू सेल्ड पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन में कितनी सेल बन गई है, दो सेल बन गई है। तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। किस कैसी स्टेज है ये, टू सेल्ड स्टेज, इट इज अ टू सेल स्टेज, ये दो सेल स्टेज है। अब जो ये दो सेल स्टेज है इसमें क्या देखा गया है कि आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेहिसेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेहिसेंस क्या चेंजेस आए कि यहाँ पर ये ट्यूब सेल तो है और ये ट्यूब सेल है, तो मान लो ये सारा का सारा ट्यूब सेल का क्या था, दिस इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल। व्हाट दे विल सी, ये जो जनरेटिव सेल है it penetrates into the cytoplasm of the tube cell, और ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या हो जाती है, स्पिंडल शेप्ड। ये कैसी शेप ले लेती है, एक स्पिंडल शेप कैरी कर लेती है। तो इसके लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द floats in the cytoplasm of floats in the cytoplasm of vegetative cell, generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये जो टू सेल स्टेज है इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन की फॉर्म में जानते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। पर क्या अब यहाँ पर मेल गैमेट बन चुके हैं, नहीं, अभी भी यहाँ पर मेल गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ये जो हमारी पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट कैसे बनाती है, तो हम बोलते हैं जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस। जनरेटिव सेल के अंदर क्या कंडक्ट होगी, एक बार और माइटोसिस कंडक्ट होगी, और जैसे ही जनरेटिव सेल में एक बार और माइटोसिस कंडक्ट होगी तो हमें ये तो पता है कि ये वेजिटेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल हमारी ऐसे स्पिंडल फॉर्म में वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर रही है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल हमारी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है, मूव कर रही है बाय मेकिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन। तो माइटोसिस हुई सेल में तो क्या बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, वही साइटोकाइनेसिस हो गई। सो जो ये न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मेल गैमेट्स। अब हमारे पास प्रॉपर मेल गैमेट्स बन चुके। तो जो मेल गैमेट बनते हैं वो कब बनते हैं, जब हमारी जनरेटिव सेल में क्या कंडक्ट हो जाती है, माइटोसिस कंडक्ट हो जाती है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेजिटेटिव सेल, दिस इज अ वेजिटेटिव सेल। और इस सेल के अंदर स्पिंडल शेप साइटोकाइनेसिस के अंदर दो मेल गैमेट्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर यहाँ पर हम प्लॉइडी देखें स्टार्टिंग से, अगर हम प्लॉइडी देखें यहाँ पर, तो हमें ये पता है कि जब हमारी पोलन मदर सेल थी, तो पोलन मदर सेल हमारी किस प्लॉइडी की थी, बिल्कुल अगर हम बात करें हमारी जो पोलन मदर सेल थी, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि हमारा जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू था वो डिप्लॉयड। अगर हम यहाँ बात करें, एक नोट डाल के हम लिखते हैं, जितनी भी हमारी एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें, तो हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। मेल प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, और वो क्या है, डिप्लॉयड है। मेल प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, और वो क्या है, डिप्लॉयड है। अब इस प्लांट बॉडी में चाहे हम फ्लावर का कोई पार्ट लें, चाहे स्टेम लें, या कोई भी सेल की बात करें, एक्सेप्ट द गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर मियोसिस,
एक्सेप्ट द गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर मियोसिस, सब सेल्स को आप क्या लिख दो, डिप्लॉयड लिख दो। पर मियोसिस के बाद जो गैमेट्स या जो सेल्स बन रही है वो सारी की सारी क्या है, हमारी हैप्लॉइड है। आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस जो भी सेल बन रही है, द सेल इज फॉर्म्ड, द सेल इज फॉर्म्ड, वो सारी की सारी हमारी क्या है, ऑल आर हैप्लॉइड, सारी की सारी हैप्लॉइड है। तो अगर हम यहाँ बात करें, ये माइक्रोसेल डिप्लॉयड है, पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है, ये कैलोस वॉल में यहाँ मियोसिस हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारी कैसी सेल है, हैप्लॉइड। What is this? This is a haploid tetrad of microspore. Haploid tetrad of microspore. ये माइक्रोस्पोर का हैप्लॉइड टेट्राड है। अब यही बात करें हम कि अदर स्पीशीज की अगर हम बात करें, जैसे जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या है भाई, हमारे जो गैमेट्स है, वो गैमेट्स कैसे हैं, हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स है। बिल्कुल पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है, वहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रही है। सेम गोज टू एवरी स्पीशीज ऑफ द प्लांट। बट डिफरेंस क्या है, कहीं पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, कहीं पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्यूज होकर पहले डिप्लॉइड बना रहे हैं, फिर वहां पर जाकर क्या हो रही है, डिवीजन होकर पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी डेवलप हो रही है। जिम्नोस्पर्म में भी डिप्लॉयड है पूरी प्लांट बॉडी, और इसके गैमेट्स क्या है, हैप्लॉयड है, इसके गैमेट्स क्या है, हैप्लॉयड है। तो यहाँ क्या है कि अगर हम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है, क्योंकि ये चीज हम पढ़ते हैं जनरली इन द 11th क्लास इन चैप्टर प्लांट किंगडम, कि भाई वहां पर क्या, देखो दो कंडीशन है प्लांट्स में, हमने 5 डिवीजन पढ़े प्लांट के, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अगर उस 5 डिवीजन में अगर हम देखें, तो 5 डिवीजन के अंदर कोई गैमेट्स बना रहा है, तो कुछ स्ट्रक्चर में गैमेट फ्यूज होकर क्या बन रही है, गैमेट फ्यूज होकर प्लांट बॉडी बना रहे हैं, गैमेट फ्यूज होकर प्लांट बॉडी बना रहे हैं, जैसे एल्के, बिल्कुल गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, और फिर जाइगोट से ही हमारी क्या हुई, जाइगोट में मियोसिस हुई, मियोसिस से फिर क्या क्या है यहाँ पर, गैमेट बना, या आप बोल सकते हो छोटे छोटे स्पोर्स बने, और इससे हमारी क्या बन गई, कंप्लीट प्लांट बॉडी बन गई। इसलिए हम बोलते हैं कि एल्गे के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है। सेम गोज टू ब्रायोफाइट्स। पर ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ, एकदम से यहाँ पर मियोसिस नहीं हुई, वहां पर भी गैमेट बने, गैमेट में क्या हुई, फ्यूजन हुई, जिससे हमारा क्या बना, जाइगोट बना। फिर जाइगोट के अंदर क्या हुआ, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट हुई मतलब माइटोसिस हुई जाइगोट के अंदर, और फिर इस डेवलपमेंट के बाद एक फुट सीटा कैप्सूल स्ट्रक्चर बनती है, और इस फुट सीटा कैप्सूल के अंदर जाकर फिर मियोसिस होती है, और फिर जाकर हमारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, और इससे फिर हमारी मेन प्लांट बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं, वो हमारी जाकर डेवलप्ड होती है। तो कहने, यहाँ पर हम ये सब कुछ रीड क्या कर रहे हैं कि एवरी सेल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज, किसी में गैमेट फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर्स बन रही है, किसी में गैमेट फ्यूजन से पहले, किसी में जाइगोट में मियोसिस हो रही है, किसी में जाइगोट से एक स्ट्रक्चर बन रही है, फिर उसमें जाकर क्या हो रही है, मियोसिस कंडक्ट हो रही है। तो ये जो सारी फीचर्स है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन अवर डिफरेंट चैप्टर, इन 11th चैप्टर। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट में हमने देखा कि ये हमारी एक एक पोलन मदर सेल से बनी हुई मियोसिस हुई हुई स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 हमारे माइक्रोस्पोर बने हुए। इसमें से हमने एक माइक्रोस्पोर लिया, वैक्यूल्स बने, एक न्यूक्लियस को एक कॉर्नर पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, वहां पर इरेगुलर माइटोसिस हुई, मतलब इरेगुलर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ, 2 पोल से स्पिंडल फाइबर नहीं बने, एक कोने में जाकर स्पिंडल फाइबर बने, जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इरेगुलर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से फिर हमारे पास 2 न्यूक्लियस है, पर वो भी न्यूक्लियर मटेरियल इरेगुलरली डिवाइड हुआ, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बना और एक बहुत स्मॉल न्यूक्लियस बना। जो बड़ा न्यूक्लियस था वो शेप भी उसकी क्या थी, बहुत गंदी थी, इरेगुलर शेप, पर जो स्मॉल था वो बहुत बेचारा था, प्रेजेंट नियर द वॉल आराम से बैठा हुआ था। तो जो बड़ा सारा न्यूक्लियस था उसको हमने बोला ट्यूब न्यूक्लियस, जो छोटा सा न्यूक्लियस था उसको हमने बोला जनरेटिंग न्यूक्लियस। फिर उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस जैसे हुई, वहां पर क्या हुई, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, उससे 2 सेल फॉर्म हुई, दैट इज जनरेटिव सेल एंड उसको एंड वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल इज अ लार्ज साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल, इसको हम बोलते हैं कि इट कंटेन अ वेरी रिजर्व फूड,
बहुत ज्यादा फूड इसके अंदर क्या होता है, कंटेन होता है। पर जो जनरेटिव सेल है उसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी सेल है, पर वो फ्यूचर में जाकर क्या करेगी, माइटोसिस करेगी और वहां पर किस क्या बना देगी, मेल गैमेट्स बना देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज बोलते हैं। अब बात आती है, यहाँ पर नोट डाल के आपको लिखना है कि ये 2 सेल और 3 सेल स्टेज कब किस सिचुएशन में बन रही है। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, द प्लांट शेड देयर पोलन ग्रेन, इन 2 सेल स्टेज, इन 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। किसमें, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। तो 60% एंजियोस्पर्म में प्लांट जो है वो पोलन ग्रेन 2 सेल में अपनी क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब मैम क्या यहाँ पर मेल गैमेट्स बन गए, नहीं बने। तो मेल गैमेट्स कब बनते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे फर्दर इस चैप्टर में, इन इन पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। पर 3 सेल स्टेज में क्या बोलते हैं, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 40% of angiosperms shed their pollen grain, in 3 cell stage, shed their pollen grain in 3 cell stage। अपनी पोलन ग्रेन को 3 सेल स्टेज में क्या करते हैं, शेड करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है कि 2 सेल स्टेज जो है वो 60% एंजियोस्पर्म करते हैं, 3 सेल स्टेज जो 40% एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, शेड करते हैं। अब इसमें से मैच्योर पोलन ग्रेन कैसी है, देखो हम हायर बुक्स में पढ़ते हैं तो मैच्योर पोलन ग्रेन ऑब्वियसली जिसके अंदर मेल गैमेट्स बन चुके हैं वो हमारी क्या है, मैच्योर पोलन ग्रेन। पर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हमारी जो मैच्योर पोलन ग्रेन है वो हम किसको मानते हैं, 2 सेल स्टेज को ही हम मैच्योर पोलन ग्रेन मानते हैं। तो मैम जब क्वेश्चन वो पूछेंगे जहां पर मेल गैमेट बन चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे मार्क करना है, तो वो आपको कोई ना कोई हिंट देंगे, वो या तो 40% बोलेंगे या बोलेंगे मेल गैमेट्स बन चुके हैं। तो एवरी टाइम दे विल गिव द हिंट। पर जैसे ही एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन या नीट में कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला मैच्योर पोलन ग्रेन के बारे में बताओ, तो वहां पर आपको कौन सी पोलन ग्रेन को प्रेफरेंस करना है, इट यू विल प्रेफर द 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। अगर 3 सेल स्टेज वाला पूछना है तो वो आपको हिंट देगा, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है वो 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन का क्या है, क्वेश्चन है। अब आता है पोलन ग्रेन के आउटर डेवलपमेंट। आई थिंक इनर डेवलपमेंट पोलन ग्रेन की क्लियर है आपको, कैसे वैक्यूल्स बनते हैं और किस तरह से यहाँ पर क्या होती है, डेवलपमेंट कंडक्ट होती है। तो ये जो आउटर डेवलपमेंट है, इस आउटर डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, अब ये साइमल्टेनियसली है। साइमल्टेनियसली का मतलब एज द as the nucleus of microspore divides, जैसे जैसे अंदर माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, एट द सेम टाइम उसी दौरान, सेम टाइम पर क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म सराउंड्स द एक कवर कर लेती है, सराउंड्स द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को मेम्ब्रेन क्या करती है, सराउंड कर लेती है। तो इसके कुछ समझो, मान लो ये वेजिटेटिव सेल है और ये हमारी जनरेटिव सेल बन रही है अंदर। जैसे ही हमारी वेजिटेटिव सेल बन रही है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना दी ऑफ पेक्टो एंड सेलुलोज। पहली बात, पोलन ग्रेन के बाहर सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर हम बोले द साइट, देखो बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चंस, इसलिए ये तो सब सब आप पढ़ लोगे कि पोलन ग्रेन की 2 मेम्ब्रेन होती है, इंटाइन एक्साइन, पर कुछ टर्म्स है वो कैसे टर्म्स लिखी हुई है एनसीईआरटी में। सबसे फर्स्ट टर्म लिखी हुई है द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain, pollen grain is surrounded by पेक्टोसेलुलोज लेयर। पेक्टोसेलुलोज लेयर किसकी लेयर सराउंड करती है, पेक्टोसेलुलोज, और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। तो किसने बनाई ये लेयर, पहली बात, इट इज फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव सेल। किसने बनाई ये लेयर, वेजिटेटिव सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल ने मटेरियल रिलीज किया और इसके बाहर एक लेयर बन गई, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड पेक्टोसेलुलोज की ये लेयर है, ये किसकी लेयर है, पेक्टोसेलुलोज की ये लेयर है, और इस पेक्टोसेलुलोज की लेयर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इंटाइन।
ये जो हमने ब्लू मार्कर से बनाई है, इट इज अ पेक्टोसेलुलोज लेयर, और इस पेक्टोसेलुलोज लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। किसने बनाई है, ये वेजिटेटिव सेल ने बनाई। नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट इज अ वेरी स्पेशल लेयर विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड द इंटाइन, पर क्या वो हमारे माइक्रोस्पोर ने बनाई, नहीं, दैट इज फॉर्म्ड बाय द टेप्टम सेल्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय द टेप्टम सेल। टेप्टम सेल के अंदर हमने पढ़ा था देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ यूबिश बॉडीज। क्या प्रेजेंट है, यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो जैसे जैसे हमारा माइक्रोस्पोर क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर टेप्टम सेल ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, यूबिश बॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो यूबिश बॉडीज है, जैसे ही यूबिश बॉडीज बन गई टेप्टम सेल के अंदर, द टेप्टम सेल विल डीजनरेट। जैसे यूबिश बॉडी बन गई, यूबिश बॉडीज बनते ही टेप्टम सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। और ये जो यूबिश बॉडीज है ये कहाँ आ गई, बाहर आ गई। जो ये यूबिश बॉडीज थी, ये टैप्टम सेल डीजनरेट होने की वजह से वहां पर जो हमारी पोलन सैक है वहां पर ऐसे फ्रीली क्या है, प्रेजेंट है। और ये यूबिश बॉडीज क्या बनाना स्टार्ट कर देगी, एक केमिकल बनाना स्टार्ट कर देगी, जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। एंड दिस स्पोरोपोलेनिन इज स्टार्ट कवरिंग, या आप बोल सकते हो स्टार्ट कवरिंग सराउंड्स द इंटाइन लेयर। तो यहाँ पर क्या है, स्पोरोपोलेनिन जमना स्टार्ट हो जाएगा। there is a formation of this sporopollenin, the sporopollenin start forming। पर ऐसी कुछ प्लेसेस होंगे जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन क्या होगा, एब्सेंट होएगा। उन स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। सो द मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड द इंटाइन इज कॉल्ड एक्साइन। और ये किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई मेम्ब्रेन है। किसने बनाई, टेप्टम सेल ने बनाई। इट इज फॉर्म्ड बाय टेप्टम सेल। किसने बनाई है, टेप्टम सेल ने बनाई है। एंड दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस। ये 3 पॉइंट्स है किसके, फॉर द एक्साइन लेयर। दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस, ये लेयर कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि हमारी इंटाइन जो होती है वो क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है। और किसने बनाई है, माइक्रोस्पोर ने खुद ये फॉर्म की है। जहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, दोज प्लेसेस आर कॉल्ड जर्म पोर। उन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का क्या फंक्शन है, अ प्लेस फ्रॉम वेयर the pollen tube formation occur, from where the pollen tube formed containing या कैरी मेल गैमेट्स, जो क्या कैरी करेगी, मेल गैमेट्स कैरी करेगी। अब ये पोलन ट्यूब क्या होती है, हम ये आगे मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे। अब ये आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। देखो स्पोरोपोलेनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। वो कैसे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम स्पोरोपोलेनिन के बारे में पढ़ते हैं। A sporopollenin is very important chemical. Sporopollenin is very important chemical. कैसे sporopollenin बहुत important chemical है, इसको ऐसे पढ़ो कि it is a highly resistant chemical, या हम बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट it is a non biodegradable form। ये क्या है, non biodegradable है, बिल्कुल डिग्रेड नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, इट इज हाईली रेजिस्टेंट। किससे रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट का मतलब बचा सकता है, किससे रेजिस्टेंट है, हाई पीएच, या बोल सकते हो हाई एसिडिक कंडीशन। बहुत ज्यादा एसिड में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बहुत ज्यादा एल्कलीन नेचर, बहुत ज्यादा सेलिन कंडीशन में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। एंड नॉट डिग्रेड बाय एनी एंजाइम, not degrade by any enzyme yet to be known, yet to be known, कि आज तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें से कोई भी एंजाइम इस पोरोपोलिन को खत्म नहीं कर पाया है। नॉट डिग्रेड बाय एनी एंजाइम येट टू बी नोन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि आगे फ्यूचर का नहीं पता, पर अब तक जो है कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाया है। नेक्स्ट पोरोपोलिन का क्या फीचर है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही, हाईली रेजिस्टेंट है, हाई एसिडिक, हाई अल्कली कंडीशन, नॉट डिग्रेड बाय एनी एंजाइम। ये जो स्पोरोपोलिन है अपनी इन्हीं नेचर्स के कारण वी कैन एबल टू सेव द पोलन ग्रेन्स इन द पोलन बैंक, या आप बोल सकते हो इट हेल्प इन फॉसिलाइजेशन, एक फॉसिल की फॉर्म में फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन
एंड मेड पॉसिबल, पॉसिबल बनाता है ये, मेड पॉसिबल to store them in pollen bag, to store them in pollen bag, ताकि हम इनको पोलन बैंक में क्या कर सके, स्टोर कर सके। ओके, तो ये जो स्पोरोपोलिनिन के फीचर्स हो गए। तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसलिए ये बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है हमारे पोलन ग्रेन का, जो हमारे पोलन ग्रेन को बहुत हाईली क्या रखता है, रेजिस्टेंट रखता है फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ये हमारी क्या स्ट्रक्चर, इट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, इसका फंक्शन हमने पढ़ लिया है। अगर मैं कहूँ पोलन ग्रेन के अंदर जो एग्जाइन है, ये एक एग्जाइन जो है ये एक आयरन रोड है, एक आयरन रोड है, मतलब इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। तो अगर मान लो यहाँ पर ये मेल गैमेट बन चुके हैं, इनको बाहर जाना है, तो हमें ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां पर से ये मेल गैमेट बाहर जा सके। उन प्लेसेस को ही हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है बच्चे की, क्या मैम हर एक पोलन ग्रेन में एक ही जर्म पोर होता है? क्या हर पोलन ग्रेन के पास एक ही जर्म पोर है? नहीं, एवरी पोलन ग्रेन कैन कैरी मोर देन वन जर्म पोर। अगर हम बात करें एक डाइकोट प्लांट के अंदर, अगर हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखें, एक डाइकोट प्लांट के अंदर, एक डाइकोट प्लांट के अंदर तीन पोलन या बोल सकते हो तीन जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट्स के अंदर, मैक्सिमम मोनोकोट्स के अंदर ओनली वन जर्म पोर होता है। और आपको बताऊं, ये presence of germ pore gives a major division of the flowering plants in the taxonomy। फ्यूचर में अगर आप आगे जाकर हायर स्टडीज करोगे तो ये जर्म पोर हमारी टैक्सोनॉमी में भी बहुत क्या करता है, हेल्प करता है। लास्ट फीचर ऑफ द एक्साइन, एक एक्साइन ही वो स्ट्रक्चर है जो एक पोलन ग्रेन को डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में क्या करवाती है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाती है। मीनिंग द डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन इज अकर इन वेरिड पैटर्न। कि अगर हम बात करें ये जो स्पोरोपोलिनिन है, इस स्पोरोपोलिनिन का एक डिपोजिशन होना किसके ऊपर, इंटाइन की लेयर के ऊपर डिपोजिशन होना, वो क्या है, इट फॉर्म्स अ वेरिड पैटर्न, वेरिड पैटर्न। और आप क्या बोल सकते हो, वेरिड पैटर्न और डिजाइंस, बहुत अलग अलग डिजाइंस या बहुत अलग अलग पैटर्न से क्या होती है हमारी ये इंटाइन के ऊपर क्या कलेक्ट होती है, हमारी पोलन ग्रेन या हमारी एक्साइन जो होती है वो हमारी लगी होती है इन वेरी बहुत अलग अलग पैटर्न। समटाइम्स ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे मान लो ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पर ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई। समटाइम्स ऐसे स्मूथ भी हो सकता है, समटाइम इस तरह से सर्कुलर। अगर आपने एनसीईआरटी अपनी ओपन कर रखी है वाइल रीडिंग माई लेक्चर, तो आपको दिख जाएगा वहां पर डायग्राम्स में दिया हुआ किसने, वेरिड काइंड ऑफ पोलन ग्रेन। सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्साइन या ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक स्पोरोपोलिनिन अलग अलग स्पीशीज में किस बेसिस पर, आप एक नोट डाल के लिखो, एक स्पोरोपोलिनिन है वो हर एक स्पीशीज में डिफरेंट किस बेसिस पर। तो एक पोलन ग्रेन जो है, एक पोलन ग्रेन जो है वो हर स्पीशीज में किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करती है। तो एक पोलन ग्रेन स्पीशीज के अंदर या तो वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टू सेल और थ्री सेल स्टेज, टू सेल और थ्री सेल स्टेज के बेसिस पर। सेकंड क्या, सेकंड किस तरह से आप बता सकते हो कि दिस पोलन ग्रेन इज सेपरेटिंग फ्रॉम अनदर स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न एंड डिजाइन। पैटर्न एंड डिजाइन, किसका पैटर्न एंड डिजाइन, ऑफ द एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर का जो पैटर्न और डिजाइन है वो हमारे पोलन ग्रेन्स को बहुत अलग अलग तरह से यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। अब उसके बाद आता है कि मैम ये जो 60% वाला है उसमें तो ठीक है, ओके, दो सेल में है, और 40% वाले में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, थ्री सेल में वहां पर मेल गैमेट्स बन चुके हैं। पर जो ये बचे हुए 60% है, यहाँ पर थ्री सेल स्टेज कैसे आती है, क्योंकि मेल गैमेट तो इनको भी क्या है, बनाना पड़ेगा। थ्री सेल स्टेज कैसे आएगी, कि मेल गैमेट बनाए बिना तो ये नहीं रह सकते हैं भाई, मेल गैमेट तो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब एक पॉलिनेशन इवेंट हो चुका होता है, पॉलिनेशन हो चुका है कि भाई एंथर में से, ये एंथर में से एंथर बर्स्ट हो चुका है और सारी पोलन ग्रेन बाहर आ चुकी है, और ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन हमारी स्टिग्मा के ऊपर क्या हो चुकी है, लैंड हो चुकी। ये पोलन ग्रेन हमारी स्टिग्मा के ऊपर क्या हो चुकी है, लैंड हो चुकी है। व्हाट इज स्टिग्मा, इट इज अ अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कार्पल। अगर हम एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पर स्टिग्मा देखें क्या है, ये आपने ओवरी बनाई है, दिस इज ओवरी, ये ओवरी में सॉरी कार्पल,
तो कार्पल का ये कौन सा पार्ट है, इट इज कॉल्ड ओवरी, ये क्या है स्टाइल, और यहाँ पर ये क्या है स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। और इस स्टिग्मा के ऊपर ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूस करता है। इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, और इसके ऊपर क्या गिरती है हमारी पोलन ग्रेन। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आई, वो स्टिग्मा से क्या, देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बना दूं, ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन क्या है, शेड हो चुकी है, ये मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये हमारी ओवरी है, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल, और यहाँ पर क्या है स्टिग्मा। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर जाती है, पोलन ग्रेन क्या स्टार्ट करेगी, स्टार्ट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन क्या स्टार्ट करेगी, स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया तो इसको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी रास्ता नहीं है, यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ रास्ता नहीं है, पर यहाँ है, यहाँ वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो अपना साइटोप्लाज्म जैसे अंदर भरता जाएगा, अब साइटोप्लाज्म कहीं से तो रिलीज होगा भाई, स्ट्रेच हो रहा है वो, तो जहां पर उसको स्पेस मिला तो वहीं से वो स्ट्रेच, तो पहले इंटाइन के साथ साथ इंटाइन को पुश कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये सेल थी, ये सॉरी ये साइटोप्लाज्म लगाओ, ये साइटोप्लाज्म है, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर बाहर उसको जगह नहीं मिल रही, तो उसको कहाँ स्पेस मिला, जो उसके सराउंडिंग में था, इधर जंप और था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर फोर्स लगाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी इंटाइन, इंटाइन पर फोर्स लगाया, तो जब फोर्स से क्या बाहर निकलने लगी, इंटाइन बाहर निकलने लग गई, साथ में उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कैरी करती है, सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, किसको बोला है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो सबसे आगे होगा, क्योंकि जितना भी साइटोप्लाज्म है वो मेजर साइटोप्लाज्म किसने कंडक्ट किया हुआ है, एक वेजिटेटिव सेल ने कंडक्ट किया हुआ। तो जैसे ही हमारी ये जो वेजिटेटिव सेल थी, ये वेजिटेटिव सेल जो है वो जनरेटिव, इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो आ गया है, तो पीछे क्या प्रेजेंट थी, यहाँ पर ये जनरेटिव सेल प्रेजेंट थी, पीछे क्या प्रेजेंट थी यहाँ पर जनरेटिव सेल, पीछे जनरेटिव सेल थी। अब जैसे ही यहाँ पर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे बढ़ने लगे, या पोलन ट्यूब, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक इंटाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जाम पोर से डेवलप होना या बाहर निकलना, और किसमें एंटर कर जाना, एक ओवरी की स्टाइल में एंटर कर जाना, दोबारा सुनो, एक पोलन ग्रेन का इंटाइन को बाहर निकालना उसकी जर्म पोर से, बाय कैरिंग द साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड एंटर इनसाइड, कहाँ एंटर हो रही है, एक स्टाइल में एंटर हो रही है, एक स्टाइल में एंटर हो रही है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। अभी जो पोलन ट्यूब बनी, जैसे ही पोलन ट्यूब बनने लगती है, जैसे ही पोलन ट्यूब बनने लगती है, उस दौरान जो हमारी जनरेटिव सेल है वो क्या कर लेगी, एक और माइटोसिस परफॉर्म करेगी, और क्या बना देगी, दो मेल गैमेट बना दी। तो 60 सेल स्टेज में हमने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की जब फॉर्मेशन हो रही है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, द जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गैमेट। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, इन 60% स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट उसके बाद आता है, हम देखते हैं कि एक पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस पोलन ग्रेन की अगर हम मैच्योर्ड पोलन ग्रेन की बात करें तो कितनी डिवीजन लगेगी, एक मियोसिस होती है उसके अंदर, और एक ही क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो अगर हम बात करें कि मैच्योर पोलन ग्रेन के लिए कितनी प्रोसेसेस कंडक्ट हुई, एक मियोसिस हुई, एक माइटोसिस हुई, और वहीं पर आपसे पूछा जाए टू फॉर्मिंग 3 सेल पोलन ग्रेन, 3 सेल पोलन ग्रेन या फिर 40% स्पीशीज में कितनी डिवीजन लगेगी, तो हम क्या लिखते हैं, वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस, वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस, एक मियोसिस और दो माइटोसिस, दैट गिव्स, जो क्या देती है, गिव्स 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, जिसमें एक होती है वेजिटेटिव सेल और वहां पर दो क्या होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू मेल गैमेट्स, एक वेजिटेटिव सेल होती है और दो क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। अब इसी लाइंस को हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं। देखो एनसीईआरटी हमें क्या बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम appears circular in outline,
बिल्कुल सर्कुलर अपीयर होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो बहुत सर्कुलर इन आउटलाइन अपीयर है, ये सर्कुलर फॉर्म में हमें अपीयर हो रहा है। तो ये जो सर्कुलर में अपीयर हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इन आउटलाइन, appear circular in outline. It is generally surrounded by four walls: the epidermis, endothelium, middle layer, and tapetum. The outer three layers perform function of protection and help in the dehiscence of anther. आउटर थ्री लेयर देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली तीनों लेयर प्रोटेक्ट करती है और किसमें हेल्प करती है, डेहिसेंस में हेल्प करती है। चाहे वो डीजनरेट करके हेल्प करे, चाहे वो एक सराउंडिंग लेयर जो ड्राई होकर बिल्कुल थिन हो जाती है फिर ब्रेकिंग में आसानी होती है, इस तरह से हमारी तीनों लेयर क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। पर जो इनर मोस्ट लेयर है सिर्फ उसका न्यूट्रिशन का काम है, वो डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रही। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। सेल ऑफ द टैप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये भी रीजन हमने पढ़ लिया, एक सेल को मल्टी न्यूक्लिएटेड होना है तो उसके अंदर क्या कंडक्ट होगी, एंडोमाइटोसिस कंडक्ट होगी। जैसे मान लो बाई न्यूक्लिएट होना है तो उसके अंदर क्या कंडक्ट हो रही है, एंडोमाइटोसिस कंडक्ट हो रही है। when a young a group of compactly arranged homogeneous cell is called sporogenous tissue। एक ग्रुप है compactly arranged सेल का जो एक सेंटर में प्रेजेंट है, occupies the center of each microsporangium। ये हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। एक सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस या स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। फिर उस सेंटर के अंदर क्या कंडक्ट होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन होती है, मियोटिक, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो मैंने बार बार बोला लेक्चर में भी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, पोलन ग्रेन अभी नहीं बनती। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ टेट्राड, आपको पता है मियोसिस के बाद कोई भी स्ट्रक्चर बने उसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, दैट प्लॉइडी इज हैप्लॉइड। Next, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, बिल्कुल हर एक सेल कह रही है भाई हमें तो गैमेट बनाने हैं। Each one is potential pollen, potential मतलब हर एक पोलन के पास कैपेसिटी है क्या करने की, फर्टिलाइजेशन करने की। पोटेंशियल पोलन का मतलब क्या होता है, एवरी पोलन हैविंग कैपेसिटी टू डू फर्टिलाइजेशन। एवरी पोलन हैव कैपेसिटी टू डू फर्टिलाइजेशन। हर एक पोलन के पास क्या है, कैपेसिटी है क्या करने की, फर्टिलाइजेशन करने की। और बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर से। दोज प्रोसेस आप या बोल सकते हो कि ऐसी पोटेंशियल पोलन बनने की कैपेसिटी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल के क्लस्टर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है, मैंने क्या बोला, टेप्टम कैलेज एंजाइम रिलीज करेगा जिससे माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम उसके अंदर क्या बन रही है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन रही है। एट द सेम टाइम उसके बाहर भी क्या लग रहा है, अगर हम बात करें कि एट द सेम टाइम ये जो देखो ये टेट्राड था, इसके बाहर ऐसे कैलोज लेयर थी, तो सेम टाइम पर ये जो कैलोज लेयर है ये खत्म हो गई तो माइक्रोस्पोर अलग हो गई। सेम टाइम पर अंदर क्या बन रहा है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन रहे हैं। सेम टाइम पर बाहर इन टाइम की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में क्या बन रहा है, एग्जाइम बनने की तैयारी होने लग गई है। ईच इनसाइड द ईच क्या लिखे आगे, इनसाइड द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, inside the each microsporangium there is a several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released during the dehiscence of anther। जो एंथर की डाइसेंस में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, द पोलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट। मैंने बार बार बोला है पोलन ग्रेन ऐसी स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट्स को कंडक्ट करती है। वो मेल गैमेट है पर उस स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इफ यू टच द ओपन पोलन ऑफ हिबिस्कस, चाइना रोज, हिबिस्कस फ्लावर की अगर आप पोलन को टच करोगे तो हाथ में एक येलोई पाउडरी सा आएगा। वो जो येलोई पाउडर है वो क्या है, पोलन ग्रेन्स है। मतलब हिबिस्कस की पोलन ग्रेन कैसे कलर की होती है, येलोइश कलर की होती है। और जनरली वो येलोई पाउडर क्या है उसका, दैट इज अ पोलन किट।
वो येलोई पाउडर किसको रिप्रेजेंट करता है, पोलन किट को रिप्रेजेंट करता है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक ऑन द ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक यूनिक आर्किटेक्चर दिखेगा। मैंने बोला है साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फॉर्म डिफरेंट स्पीशीज, बार बार बोला है। एक पोलन ग्रेन को दूसरे पोलन ग्रेन से अगर सेपरेट किया जा रहा है वो किस बेसिस पर है, दैट इज अ बेसिस ऑफ स्पीशीज। कहीं लिख दो इन द स्पीशीज, अगर यहाँ पे लिखते हैं ना इन द स्पीशीज, यहीं पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हमें डिफरेंट पोलन ग्रेन्स के पैटर्न देखने को मिलते हैं। और ये आर्किटेक्चर इतना अलग किसकी वजह से है, हु मेक दिस आर्किटेक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। और एक्साइन में भी कौन है वो, स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन में भी ये किसकी वजह से है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, देखो द पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग about 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एक पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर है। इट इज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, दो लेयर वॉल है। आउटर हार्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं, एग्जाइन में क्या बोला, एग्जाइन को एक आयरन ओर समझो कि वहां से कोई चीज बाहर जा ही नहीं सकती। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। अब तक का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल जो हाईली रेजिस्टेंट है, किस किस चीज से रेजिस्टेंस है, withstand high temperature, strong acid, strong alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is far known. Pollen grain enzyme has prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent, and pollen grain are well preserved as fossil because of presence of sporopollenin. ये भी पॉइंट ध्यान से देखना कि एक फॉसिल की फॉर्म में एक पोलन ग्रेन को हम तभी स्टोर कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास क्या है, स्पोरोपोलिनिन है। अगर ये नहीं होता तो क्या पता हम पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाते। द एक्साइन, एक्साइन एग्जिबिट अ फैसेटिंग वे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। हमने ऊपर भी पढ़ा है भाई किसकी वजह से है ये पोलन ग्रेन, एक प्लांट की पोलन ग्रेन उसकी दूसरी स्पीशीज से अलग किसकी वजह से है, एक्साइन पर लगे हुए पैटर्न की वजह से है कि वो स्पोरोपोलिनिन किस तरह से अरेंज है। Why do you think the exine should be hard? What is a function of germ pore? एक्साइन हार्ड है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी पोलन ग्रेन को फ्रॉम आउटर स्ट्रेट्स और फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो फ्रॉम द अटैक ऑफ द पैथोजन। एक्साइन का हार्ड होना हमारे लिए किस लिए बेनिफिट है, अगर हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, क्यों होनी चाहिए, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से हमें बचाता है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजन, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजेंस का अटैक से बचाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो फ्यूचर जनरेशन है वो हर तरह से क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। बट इज अ फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर ने हमें हम पर दया कर दी भाई प्रेजेंट होकर, क्योंकि अगर जर्म पोर नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं होती। The inner wall of pollen grain is called intine. It is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. देखो लिखने की बात है, आप उस टाइम सोच रहे होगे कि मैम यहाँ क्यों लिख रही हो, ऑब्वियसली बात है साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड है, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि ये हमारी, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है हमारी इंटाइन वो हमारी सेल ने बनाई। तो ऐसा नहीं है कि वो डिपोजिशन जो है वो सेल के अंदर है, नो, डिपोजिशन सेल के अंदर नहीं है, डिपोजिशन कहाँ है, सेल के बाहर है। इसलिए वो क्या लिखते हैं, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger, abundant food reserve, देखो मैंने लिखा था बहुत ज्यादा खाना है उसके पास, and largely irregular shaped nucleus, nucleus उसका irregular shaped। याद रखना वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, फूड रिजर्व होता है और लार्जली इरेगुलर होती है। The generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. It is spindle shaped, spindle shaped होती है, dense cytoplasm होता है, and a nucleus is present. Over 60% of angiosperm pollen grain shed at two cell stage. In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to male gamete before pollen grain are shed. दो मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट में बदल जाते हैं इन 40% ऑफ स्पीशीज, जहां पर पोलन ग्रेन का 3 सेल स्टेज पे क्या हो रही है, शेड हो रही है।
नेक्स्ट आता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेच्योर एंथर। अगर हम देखें एक एंथर जब मेच्योर हो जाता है तो हमने किया था मेच्योर एंथर में कितने पोलन सैक होते हैं। इन मेच्योर एंथर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, अगर हम मेच्योर एंथर की बात करें देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू पोलन सैक। एक मैच्योर एंथर में कितने पोलन सैक होते हैं, दो पोलन सैक। बिकॉज जितना भी एक्सटर्नल टिश्यू है वो क्या हो चुका है, डीजनरेट हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऑल द आउटर थ्री लेयर हेल्प इन डाइसेंस, तीनों लेयर डाइसेंस में हेल्प करती है। पर जरूरी नहीं है डाइसेंस में तीनों लेयर ब्रेक हो रही है। ब्रेक कितनी लेयर होती है, ओनली टू लेयर। बिटवीन द मिडल लेयर द टेप्टम एंड टिश्यू प्रेजेंट टू माइक्रोस्पोरेंजिया, वो सारे डीजनरेट हो जाता है। ईच लोब कंटेन वन पोलन सैक, हर एक लोब के पास कितना पोलन सैक है, एक पोलन सैक है। अब ये डाइसेंस ऑफ एंथर कैसे होता है, देखो एज एंथर मैच्योर्स, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, as anther matures it loses its water, it lose the water, या हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडीशन क्या हो चुकी है, अपीयर हो चुकी है। जैसे डिहाइड्रेशन कंडीशन आई द एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम बिकम एक्सट्रीमली ड्राई, बिकम ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। एंड मिडल लेयर एंड टेप्टम विल डीजनरेट, मिडल लेयर एंड टेप्टम विल डीजनरेट, मिडल लेयर और टेप्टम क्या हो चुकी होती है, डीजनरेट हो चुकी होती है। पर एनसीईआरटी में अगर स्टेटमेंट लिखी जाए एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइसेंस, तो उस स्टेटमेंट को आप क्या करके आओगे, ट्रू करके आओगे। चाहे मिडल लेयर डीजनरेट हुई तो डीजनरेट भी होकर उसने एक एहसान किया है हमारे एंथर के ऊपर, क्योंकि इट इज इन मल्टीपल लेयर। अब वही बात है कि डाइसेंस होता कैसे, जैसे ड्राई कंडीशन आई विद एनी विंड फोर्स या किसी भी फोर्स के कारण वहां से लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक के लिए भी मैंने एंडोथीशियम बताया था कि ये एंडोथीशियम के ऊपर अल्फा सेलुलोज फाइबर या कैलोज फाइबर्स क्या है, एब्सेंट है। वहीं पर ये जो एंडोथीशियम है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। जहां पर अल्फा सेलुलोजिक फाइबर और कैलोज फाइबर है वहां पर सेल इरेक्ट रहती है, पूरी पूरी सिकुड़ती नहीं है हमारी से। क्यों नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि भाई वहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोजिक फाइबर्स क्या है, प्रेजेंट है। तो वो वहां से क्या हो जाती है, इनवर्डली मूव हो जाती है, ऐसे इनवर्ड मतलब कनकेव शेप ले लेती है। तो ऐसी जगह पर से डाइसेंस नहीं होता है, या हम बोलते हैं वेरी डिफिकल्ट। और कहाँ से डाइसेंस होता है, जहां पर अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर या बोल सकते हो अल्फा सेल या अल्फा सेलुलोजिक फाइबर एंड कैलोज फाइबर जहां पर क्या है, एब्सेंट। ये दोनों फाइबर जहां पर क्या है, एब्सेंट। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ऐसा प्लेस जहां पर से डाइसेंस हुआ है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। और सारी की सारी पोलन ग्रेन क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब ये भी याद रखना द डाइसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द डाइसेंस ऑफ एंथर इज अ लॉन्गिट्यूडनल वे अकर इन, अकर इन लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। मतलब कहाँ पर, ऊपर अगर किसी को लास्ट लेक्चर याद है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म कहाँ बनी थी, जहां पर थीका को एक लाइन ऑफ डाइसेंस याद आया, अ थीका इज लॉन्गिट्यूडनली सेपरेटेड बाय अ ग्रूव। और वही ग्रूव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वे में लाइन ऑफ डाइसेंस सेपरेटेड, या बोल सकते हो कि डाइसेंस ऑफ एंथर occur in a longitudinal form separating microsporangium layer and theca, microsporangium layer एंड थीका, दोनों लेयर और माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कर दिया, उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर पोलन बिल्कुल ऐसे समझो, ये दो बोरियां हैं, ये मान लो ये आपका एंथर था, ठीक है, और ये दो सैक है, बोरियां। आपने उन बोरी को ऊपर से काट दिया, ऊपर से कट कर दिया आपने इस तरह से सर्कुलर। तो आप इसके अंदर झांक के देखोगे ऐसे पोलन ग्रेन भरी हुई है, ईच लोब इज फिल्ड बाय पोलन ग्रेन, इस तरह से भरा हुआ है भाई दोनों की तरफ पोलन ग्रेन। दोनों एक बोरी है और दोनों के अंदर अगर आप ऊपर से कट करके देखोगे तो आप यहाँ से देख रहे हो तो दोनों किससे भरी हुई है, यहाँ खड़े होके देख रहे हो तो ये किससे भरी हुई है, पोलन ग्रेन से भरी हुई है। अब जो डाइसेंस होता है वो इस तरह से, जैसे एक जिप लाइन होती है ना, ऐसे समझो एक जिप लाइन आपने खोल दी तो यहाँ से डाइसेंस हो गया, सारी पोलन ग्रेन क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जहां से डाइसेंस हुआ इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमिया, this complete structure is called stomia।
आई थिंक आपको यहाँ पर डाइसेंस ऑफ एंथर क्लियर है। तो जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया है वो किसका डायग्राम है? इट इज अ डायग्राम ऑफ मैच्योर एंथर, और जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था दैट इज अ डायग्राम ऑफ young anther. Okay, next there are the some questions, you have to solve these questions. कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, आपको ये करना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। लास्ट टॉपिक है सम फेट ऑफ द पोलन ग्रेन, मतलब कि या बोल सकते हो फैक्ट्स ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन हमें कैसे देखने को मिलती है? आपको लग रहा है पोलन ग्रेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेल गैमेट है, बट ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बेनिफिट्स भी है और नुकसानदायक भी है। और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें, अब पोलन ग्रेन कैन कॉज पोलन एलर्जी। अब ये टॉपिक कैसे, पोलन एलर्जी कैसे कंडक्ट हुई? तो अगर हम बात करें पोलन ग्रेन कॉज पोलन एलर्जी कैसे, एक एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम। इस पार्थेनियम का कॉमन नेम है कैरेट ग्रास। पार्थेनियम का कॉमन नेम है कैरेट ग्रास। इंपोर्टेड इन इंडिया, इंपोर्टेड इन इंडिया थ्रू वीट, या बोल सकते हो इम्पोर्टेड, या बोल सकते हो ये जो पार्थेनियम ग्रास है वो वीट जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट लाई जा रही थी उसमें मिक्स होकर आ गया था। पार्थेनियम एंटर्स इनटू इंडिया बाय इंपोर्टेड वीट। आप बोल सकते हो पार्थेनियम एंटर्स इन इंडिया बाय इंपोर्टेड वीट वराइटीज। इंपोर्टेड वीट से क्या हो गई है, ये हमारे इंडिया में आ गई है। पर इसने क्या किया, जैसे जैसे ये फैलने लगी तो इसने क्या कोज कर दिया, स्टार्ट कोजिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्टार्ट कोजिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स स्टार्ट कर दिए, जिसके अंदर क्या आता है, अस्थमा, bronchitis and various type of different respiratory disorders. Same goes to many other plant। वहीं से हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया और हमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दिखे जो पोलन एलर्जी क्या करते हैं, या आप बोल सकते हो दिस इज अ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एलर्जेंस, या हम बोल सकते हैं ये एक एलर्जेंस की लिस्ट में ऐड हो चुका है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को पोलन से भी क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि ये सिर्फ नुकसानदायक नहीं है, पोलन ग्रेन्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, या बोल सकते हो दे आर रिच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, दे आर रिच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। जो हमारी पोलन टैबलेट्स और सिरप्स है, दीज आर द रिच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ये बहुत रिच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स है। दीज आर द रिच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स क्या कंटेन करते हैं, रिच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर है, इन वेस्टर्न कंट्रीज द pollen tablets and syrups are highly used as a nutritive source। pollen tablets and syrups एक न्यूट्रिटिव सोर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ऑल्सो गिवन टू एथलीट्स एंड एथलीट्स को दिए जाते हैं, एंड गिवन टू एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंसेस। एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करवाने में ये क्या करता है, हेल्प करते हैं। तो दीज आर वेरी हाईली न्यूट्रिटिव इन नेचर। ऑल्सो वन मोर देयर व्हाट इज अ पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी क्या है, it is a capacity, it is the capacity of pollen grain, it is a capacity of pollen grain। ये pollen grain की क्या है, कैपेसिटी है to to germinate to germinate on the stigma of carpel। क्या है, आप बोल सकते हो इट इज अ कैपेसिटी, या इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ अ पोलन ग्रेन इन विच पोलन having capacity to germinate on the stigma of a carpel। It is a time period in which a pollen grain in which pollen grain have capacity। आप ऐसे भी लिख सकते हो pollen grain have capacity to germinate on the stigma of a carpel। कि पोलन ग्रेन के पास कैपेसिटी है क्या होने की, जर्मिनेट होने की, किसके ऊपर, टू ऑन कार्पल, और कार्पल का क्या है, स्टिग्मा पार्ट।
तो इसी तरह से राइस एंड वीट की अगर हम बात करें, दे हैविंग वायबिलिटी ऑफ 30 मिनट्स। कितने मिनट की वाइबिलिटी है? 30 मिनट्स। वैसे सोलानेशियल लेग्यूमिनोजे एंड रोजेशिया फैमिली की वाइबिलिटी फॉर सेवरल मंथ्स। कितनी कैसी वाइबिलिटी है? सेवरल मंथ्स तक वाइबिलिटी रहती है। और ये भी बोला जाता है पोलन वाइबिलिटी इज अफेक्टेड बाय, नोट डाल के लिखो, अब पोलन इज वाइबिलिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी क्या डिपेंड करता है, एक पोलन का नेचर डिपेंड करता है कि उसकी वाइबिलिटी कब तक मेंटेन रहेगी। लास्ट टॉपिक इज पोलन बैंक। व्हाट आर द पोलन बैंक्स? पोलन बैंक क्या होते हैं? These are the storage areas of the pollen grain to maintain the species form in our gallery. Meaning, मान लो आज कोई प्लांट है, वो प्लांट क्या है, कल हमारा प्लांट ये एक्सटिंक्ट होने वाला है, अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कर ले, स्टोर कर ले, ये पोलन ग्रेन को स्टोर कर लिया हमने, तो ये पोलन ग्रेन हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं टू डेवलप द सेम और म्यूटेंट वैरायटी। ये पोलन बैंक किस लिए स्टोर किया जाता है? टू मेक द म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो what are the pollen banks? Pollen banks are the those बोल सकते हो स्ट्रक्चर जहां पर हमारे पोलन ग्रेन को, these are the places where where pollen grain are stored इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें स्टोर किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन इज अ केमिकल विच इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल एंटाइटिक्स अंडर -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर कर दिया जाता है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो हम उसको एनसीईआरटी से रीड करते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, pollen grains are of many species having severe allergies and bronchial afflictions to in some people, often leading to chronic respiratory disorders. Bronchial afflictions का मतलब होता है कमी, या बोल सकते हो डिस्टर्बेंसेस इन सम पीपल। जरूरी नहीं है ये पोलन ग्रेन मेरी बॉडी में सिमिलरली रिएक्ट कर रही है पर दूसरे की बॉडी में ये डिसीज फॉर्म में रिएक्ट कर रही है, तो देयर इज अ डिफरेंस। जरूरी नहीं है हर पर्सन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो यहाँ पर एफ्लिक्शंस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है एंड लीडिंग टू अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। It may be mentioned that Parthenium or the carrot grass that come into India as a contaminated form with imported wheat. देखो contaminant word, एक बात याद रखना, ये जो contaminant word होता है ये कैसे यूज किया जाता है? जब किसी नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर किसी और स्पीशीज का इन्वेजन हो जाए, किसी और स्पीशीज का क्या हो जाए? इन्वेजन हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? कंटामिनेशन यूज करते हैं। जैसे मान लो वाटर है, एक अलग फॉर्म है, इस वाटर के अंदर बैक्टीरिया का इन्वेजन हो जाए, किसी स्पीशीज का इन्वेजन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटामिनेशन। ऐसी मान लो ये एक बैक्टीरियल स्पीशीज है, इसके अंदर कोई और बैक्टीरिया आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? दिस इस स्पीशीज को हम ए बोलते हैं। A species is contaminated by B species. तो आई थिंक कंटामिनेंट वर्ड आपको क्लियर है। तो ऐसे वीट है, एक अलग स्पीशीज है, उसमें एक दूसरी स्पीशीज आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास बोलते हैं। एंड बिकम यूबिक्यूटस इन अक्रेंस, और अपनी अक्रेंस इतनी ज्यादा फैला लेती है जिसकी वजह से एक पोलन एलर्जी की फॉर्म में ये हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में दिखाई देने लगी। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets एज अ फूड सप्लीमेंट्स। पोलन टैबलेट्स को कैसे लिया गया? एक फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में लिया गया। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। Pollen consumption has claimed to increase the performance of athletes and the race horses. When once they are shed, pollen grain land on stigma before they lose the viability. If they have to bring about fertilization, how long do you think a pollen की viability different होती है? This period remain viably या highly variable in some extent, depend upon temperature and humidity. Rice and wheat lose viability in 30 minutes of their release, and some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae maintain viability for months. बहुत months तक की viability maintain रहती है।
सिमिलरली पोलन बैंक्स क्या होते हैं, जैसे हम एक स्पर्म को स्टोर करते हैं, थर्ड चैप्टर है हमारा, जहां पर हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स फॉर द इनफर्टाइल कपल्स। सिमिलर होज टू मेनी एनिमल्स की स्पर्म स्टोरेज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? It is a process in which a male sperm is artificially injected into the female body. When a male sperms injected injected into the यूट्रस ऑफ फीमेल, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन एट वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, जो कहाँ पर है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी मेक पोलन बैंक एंड सिमिलर टू सीड बैंक भी हम बोलते हैं, जो हमारे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम मैंने आपको बोला, म्यूटेंट वैरायटीज बनाना है या हमें न्यू हेल्दी प्लांट बनाना है, पुराने वाले प्लांट की स्पीशीज हमारी डिसीज हो चुकी है, तो इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं? पोलन बैंक्स का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर है, आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर है कि कैसे। प्लीज डू दीज क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।